हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एसी सर्किट्स का एक क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास एक आरएल नेटवर्क है जो एक एसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है। फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 200 ओम, इंडक्टेंस की वैल्यू है 2/पाई हेनरी। फ्रेंड्स, वोल्टेज सोर्स की हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें वेवफॉर्म के फॉर्म में दे रखी है और हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है वीटी, है ना। ये वोल्टेज है ना, इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है और करंट की इक्वेशन निकालनी है आईटी, और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वीएलटी, और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। ये 4 पैरामीटर हमें कैलकुलेट करने हैं। तो फ्रेंड्स, पहले आप अपने आप से इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए। काफ़ी चीज़ें मुझे डिस्कस करनी है इस क्वेश्चन में, तो पहले आप ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए मेरे डिस्कशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, तो हमें यहाँ पर वोल्टेज सोर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्ट इक्वेशन के फॉर्म में ना दे करके हमें वेवफॉर्म के रूप में दे रखी है। तो फ्रेंड्स, वेवफॉर्म से इक्वेशन कैसे लिखते हैं पहले वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हमें पता है कि ये साइनोसॉइडल है, तो जो वोल्टेज की इक्वेशन आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है बात कि हमें फाई की वैल्यू चेक करनी चाहिए, फाई की वैल्यू चेक करनी चाहिए कि ज़ीरो है कि नॉन ज़ीरो है। तो फ्रेंड्स, आप देखो यहाँ पे t इज इक्वल टू ज़ीरो पर क्या इसकी कोई वैल्यू है? तो आप वेवफॉर्म अगर आपको एनालाइज करना आता होगा, नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स, आप देखो यहाँ पर इस वेवफॉर्म में t इज इक्वल टू ज़ीरो पर जो वोल्टेज की वैल्यू है वो क्या है? ज़ीरो है। तो फ्रेंड्स, जब t इज इक्वल टू ज़ीरो रखोगे आप यहाँ पर, तो साइन फाई की वैल्यू क्या आएगी? ज़ीरो आएगी। और साइन फाई की वैल्यू ज़ीरो कब होती है? जब फाई ज़ीरो हो या 360 हो। तो 360 होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो बेसिकली हम फाई इज इक्वल टू ज़ीरो लेंगे। तो जो वोल्टेज आएगा वो आएगा V0 साइन ओमेगा टी के फॉर्म का, तो इसको हटा देते हैं। अब हमें चाहिए ओमेगा चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये टाइम की एक्सिस है, तो ये क्या बताएगी? ये टाइम पीरियड बताएगी। तो ये वेव फॉर्म रिपीट कर रही है अपने आप को 0 से 1/50 सेकेंड में, 0 से 1/50 सेकेंड में। तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया? t। इसका टाइम पीरियड t जो है वो हो गया 1/50। और फ्रेंड, टाइम पीरियड और ओमेगा, है ना, एंगुलर फ्रिक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है? t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, जैसे भी आप समझ लो, है ना। यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसको। तो हमें ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2π/t। ओमेगा हो जाएगा 2π/t। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे t की, जो कि कितनी है? 1/50। तो ओमेगा कितना आ जाएगा? 100π। ओमेगा आ जाएगा 100π। और वोल्टेज, ये जो V0 है ये क्या है? ये वोल्टेज की पीक वैल्यू है, और वो क्या दे रखी है? 200। तो अब हमारे पास पीक वैल्यू भी है, ओमेगा भी है, तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगी? 200 साइन 100πt। तो अब हमने वेवफॉर्म से वोल्टेज की इक्वेशन निकाल ली। और ये क्या है? ये VT है ना, ये वोल्टेज का फंक्शन है एज अ टाइम। तो अब अपने पास VT है, जिसको हम V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी से के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमारे पास R है और हमारे पास L की भी वैल्यू है। हमें कैलकुलेट करना है IT, हमें IT कैलकुलेट करना है। तो I के लिए फ्रेंड्स हमें क्या चाहिए? I के लिए हमें चाहिए इम्पीडेंस, है ना, हमें इम्पीडेंस चाहिए। जब रेजिस्टेंस के अलावा इंडक्टर या कैपेसिटर आ जाता है तो नेट
रेजिस्टेंस आता है उसको इम्पीडेंस बोलते हैं। तो अब हमें चाहिए इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस कैसे कैलकुलेट होगा फ्रेंड्स? इम्पीडेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें इस इंडक्टर का रेजिस्टेंस चाहिए। इस इंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम एक्सेल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल। इसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल और इस एक्सेल को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ओमेगा एल की वैल्यू, ओमेगा अपने पास कितना है 100 पाई हमने कैलकुलेट किया था। 100 पाई इंटू एल कितना है 2/पाई। तो 2/पाई सब्स्टिट्यूट कर दिया तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। तो एक्सेल की वैल्यू कितनी आ गई 200 ओम। अब जो इम्पीडेंस होता है आरएल नेटवर्क में वो होता है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल रूट। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल रूट। ऐसा होता क्यों, ऐसा स्क्वायर रूट क्यों लेते हैं हम? तो उसके लिए आपको फ्रेंड्स फेज़र समझ में थोड़ा सा आना चाहिए। फेज़र कैसे ड्रॉ करते हैं? फेज़र फ्रेंड्स कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि जो करंट है ना, जो करंट है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्शन में होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से कोई भी फेज़ चेंज नहीं आता है। रेजिस्टेंस की वजह से कोई भी फेज़ चेंज नहीं आता है। रेजिस्टेंस केवल पावर डिसिपेट करता है, फेज़ में किसी भी तरह का चेंज नहीं लाता है। क्योंकि रेजिस्टेंस में अगर जितनी भी करंट आ रही है वो घटती बढ़ती नहीं है, जितनी आ रही होती है उतनी ही जा रही होती है। लेकिन इंडक्टर में ऐसा नहीं होता है। इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर करंट को बढ़ाता या घटाता है डिपेंडिंग ऑन रेट ऑफ करंट। तो इसलिए ये क्या होता है, यहाँ पर करंट के फेज़ में चेंज आता है। तो फ्रेंड्स उस करंट के फेज़ में चेंज आता है तो क्या होता है, जो वोल्टेज होता है इंडक्टर के अक्रॉस, है ना, वो 90 डिग्री अहेड होता है करंट के फेज़ से। 90 डिग्री अहेड होता है करंट के फेज़ से। तो अगर ये वोल्टेज का है ना, अगर ये वोल्टेज है रेजिस्टेंस के अक्रॉस V0R, तो इसकी डायरेक्शन में करंट होगी, इसी की डायरेक्शन में करंट होगी। और जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज होगा, है ना, जिसको हम V0L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। V0L क्या है? V0L है इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज की पीक वैल्यू, है ना, पीक वैल्यू। इसी तरह से V0R क्या है? रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज की पीक वैल्यू। तो फ्रेंड्स ये वोल्टेज के अक्रॉस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज हो गया, ये इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज हो गया। इनका जो फेज़र सम होगा वो बराबर होगा पीक वैल्यू ऑफ सोर्स वोल्टेज। इनका जो फेज़र सम होगा वो बराबर होगा पीक वैल्यू ऑफ सोर्स वोल्टेज। तो फेज़र सम इनका कैसे निकालें? तो फ्रेंड्स फेज़र सम के लिए क्या करते हैं हम? फेज़र सम के लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर ये V0L दे रखा है, V0L दे रखा है और ये V0R दे रखा है। अब फ्रेंड्स ये जो इनकी वैल्यू है वो इस फेज़र की लेंथ है, जो इनकी वैल्यू है वो इस फेज़र की लेंथ है। इसी तरह से जो V0L है इसकी जो भी वैल्यू है ना, V0L क्या है? पीक वैल्यू है वोल्टेज की अक्रॉस इंडक्टर। तो जो भी ये वैल्यू है वो इस फेज़र की लेंथ है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे, आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेंगे और ऐसे ऐड करके एक रेक्टेंगल बना लेंगे। अब इस यहाँ पर जो दोनों ही कॉर्नर हैं इनको मिला देंगे। तो ये जो लेंथ आई है ये है V0 और V0 क्या है? V0 है वोल्टेज सोर्स की पीक वैल्यू। अब इसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर हमें ट्रायंगल दिख रहा है ना, हमें ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है। चाहे ये ट्रायंगल ले लो और चाहे ये ट्रायंगल ले लो, कोई भी ट्रायंगल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो ये जो वी नॉट एल है, ये वाली लेंथ ये वी नॉट एल है, और ये जो लेंथ है वी नॉट आर, इन दोनों से हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है। तो वी नॉट क्या हो जाएगा, वी नॉट क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी नॉट आर स्क्वायर के आर स्क्वायर प्लस वी नॉट एल स्क्वायर। इस तरह से हम फेजर सम निकालते हैं, इस तरह से हम फेजर सम निकालते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये वोल्टेज डिफाइन किया गया है, वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट आर स्क्वायर प्लस वी नॉट एल स्क्वायर का होल रूट। तो ये वोल्टेज के फेजर की कहानी हो गई। अब ये जो वोल्टेज है ये क्या है, जो पीक वैल्यू है ये है क्या, ये क्या है, ये है आई नॉट एक्सएल, आई नॉट एक्सएल। मतलब अगर करंट की पीक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें इस इंडक्टिव रिएक्टेंस के साथ, तो हमें वोल्टेज के अक्रॉस पीक वैल्यू मिल जाएगी वी नॉट एल। इसी तरह से करंट की अगर पीक वैल्यू को रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, आई नॉट आर। और इसी तरह से अगर हम आई नॉट को जेड से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि इस सर्किट का नेट इम्पीडेंस है ना, नेट इम्पीडेंस है, या कह लो नेट रेजिस्टेंस है ना, जो भी कहना हो कह लो। इम्पीडेंस थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है। एसी सर्किट में जब आर एल सी तीनों आ जाते हैं, या फिर आर एल या फिर आर सी आ जाते हैं, उस केस में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस आता है उसको इम्पीडेंस बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज की जो पीक वैल्यू होगी वो क्या होगी, आई नॉट जेड, आई नॉट जेड। अब फ्रेंड्स ये जो वैल्यूज़ हैं आई नॉट एक्सएल, आई नॉट जेड और आई नॉट आर, इनको अगर हम इसमें सब्सटीट्यूट कर दें, यहाँ पर ये जो निकला है इक्वेशन, तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आई नॉट स्क्वायर कॉमन आएगा और जेड स्क्वायर मिलेगा। इसी तरह यहाँ पर आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर मिलेगा और आई नॉट स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर मिलेगा। तो आई नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो रिलेशन इन वोल्टेज है ना, वोल्टेजेस में है, वही रिलेशन इन रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में है ना, वही रिलेशन इन रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस और इम्पीडेंस में है। तो जो फेज़र जिस तरह का फेज़र है ना वोल्टेजेस के लिए बनता है, वैसा ही फेज़र हम बना सकते हैं रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के बीच। तो ये कैसे बनेगा, जिस तरह से वो बना है उसी तरह से ये भी बन जाएगा। वी नॉट एल की जगह पर एक्सएल आ जाएगा, वी नॉट आर की जगह पर आर आ जाएगा और वी नॉट की जगह पर जेड आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो फेज़र की लेंथ है ये एक्सएल रिप्रेजेंट करती है, तो एक्सएल को हमने इधर लिख लिया क्योंकि ये पैरेलल लाइन है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है और इक्वल लेंथ की है। तो ये एक्सएल है तो ये भी एक्सएल है। इसी तरह से ये रेजिस्टेंस है तो इसकी लेंथ तो आर ही है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये जेड को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये जेड हो गया। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिलेशन आया है, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और फ्रेंड्स ये जो एंगल बनता है फाई है ना, ये जो एंगल बनता है फाई, ये हमें बताता है वोल्टेज का है ना, वोल्टेज की फेज़र लोकेशन है ना, वोल्टेज की फेज़र लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू करंट। तो फ्रेंड्स क्या होता है, इंडक्टर के केस में तो ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री लीडिंग है, लेकिन कैपेसिटर के केस में ऑपोजिट हो जाता है,
तो वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में डील करूँगा। यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये वोल्टेज जो है इंडक्टर के अक्रॉस 90 डिग्री लीडिंग है और ये जो रेजिस्टेंस है ये करंट की डायरेक्शन में है, तो इनका सम जो है ना, इनका जो फेजर सम है वो कहीं बीच में आएगा और जो उसका जो फेज एंगल होगा है ना, उसका जो एंगल होगा करंट से, वही एंगल वही क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा करंट और वोल्टेज के बीच। तो ये जो फाई आता है ये हमें बताता है वो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो यहाँ पर आप देखो वोल्टेज कितना लीड कर रहा है। यहाँ पे वोल्टेज करंट से फाई है ना, फाई एंगल अहेड है, फाई एंगल अहेड है। तो जब हम करंट की इक्वेशन लिखेंगे तो जो भी वोल्टेज का फेज़ है ना, जो भी वोल्टेज का फेज़ है उसमें से फाई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऑल राइट फ्रेंड्स, आई होप मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ इम्पीडेंस कैलकुलेशन पे। तो इम्पीडेंस कितना था, Z=R² + XL²। R की वैल्यू अपने पास पहले से है 200 ओम, XL की वैल्यू कितनी है 200 ओम। तो R² की वैल्यू क्या हो जाएगी 200² और XL² की वैल्यू क्या हो जाएगी 200²। इसको आप कैलकुलेट करोगे है ना, दोनों बराबर हैं तो 200 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा √2। तो इम्पीडेंस कितना आ गया, Z=200√2। तो अब अपने पास इम्पीडेंस आ गया। तो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज की पीक वैल्यू यानी कि V0 क्या है, I0Z है। तो I0 क्या हो जाएगा V0/Z। तो I0 क्या हो जाएगा V0/Z। V0 कितना है 200 और Z कितना है 200√2। तो 200 से 200 कैंसिल आउट हो गया। I0 कितना बचा 1/√2 एम्पियर। तो हमें करंट की पीक वैल्यू मिल गई। अब हमें ये जो फेज़ एंगल था ये चाहिए। तो फेज़ एंगल के लिए आप ये है ना इम्पीडेंस का फेज़र देख लो। यहाँ पर एक्सल अपने को क्या परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है। तो tan phi क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो फाई क्या हो जाएगा tan इनवर्स XL/R। यहाँ पर tan phi क्या है XL/R, तो फाई क्या हो जाएगा tan इनवर्स XL/R। tan इनवर्स XL की वैल्यू क्या है 200 और R की वैल्यू क्या है 200। तो 200 से 200 कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर 1 बचेगा और tan इनवर्स 1 कितना होता है 45। तो फ्रेंड्स करंट जो है ना फाई की वैल्यू कितनी आई है 45। तो करंट कैसे लैग कर रही है वोल्टेज से, कितना 45 डिग्री। तो जब हम इक्वेशन लिखेंगे करंट की, तो वो क्या आएगी IT=I0 sin ωt - phi, है ना। वोल्टेज का जो भी फेज़ है ωt उसमें से हमें फाई सब्ट्रैक्ट कर देना है बस। sin ωt - phi। IT क्या हो जाएगा, I0 की वैल्यू है 1/√2, sin ओमेगा की वैल्यू है 100π। तो 100πt माइनस फाई की वैल्यू है 45। तो 100πt - 45। तो ये अपने पास IT की इक्वेशन आ गई। अब हमें और क्या कैलकुलेट करना है, हमें V0L कैलकुलेट करना है। तो V0L क्या हो जाएगा, V0L है I0 XL। I0 की वैल्यू कितनी है, I0 की वैल्यू है 1/√2। XL की वैल्यू कितनी है 200। तो ये कितना हो जाएगा 100√2। और V0R की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए I0R कितना है 1/√2 इंटू R कितना है 200। तो कितना हो जाएगा 100√2। अब हमें क्या चाहिए VRT चाहिए। तो फ्रेंड्स VRT के लिए मैंने बताया था कि ये कोई भी
चेंज नहीं करता है। तो VRT तो हम सीधा R इंटू IT से निकाल सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से कोई भी फेज चेंज नहीं आता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 200 से, है ना, IT को मल्टीप्लाई कर दो, तो 200 इंटू 1/√2 साइन 100 पाई t माइनस 45 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई नहीं भी करना हो, है ना, तो V0 R की वैल्यू पता है आपको, है ना, V0 R की वैल्यू पता है, और फेज़ चेंज कोई आएगा नहीं, तो करंट का फेज़ सीधा चिपका दो उसमें, है ना, करंट का फेज़ सीधा चिपका दो, तो सीधा ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 100√2 हो जाएगा, है ना, 100√2 पीक वैल्यू हो जाएगी। जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, है ना, डिस्कशन, वो है VLT का। इसकी इक्वेशन कैसे लिखें। तो फ्रेंड्स इसके दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो, है ना, या तो आप LDI/dt कर दो, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो LDI/dt से डिफाइंड होता है। अपने पास IT की इक्वेशन है, L की वैल्यू पता है, LDI/dt से आंसर आ जाएगा। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि हमें पता है कि जो ये करंट से इसका फेज़ कितना है, 90 डिग्री अहेड है, करंट से इसका फेज़ 90 डिग्री अहेड है। तो हमें इसका जो वोल्टेज का है, जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है, उसका फेज़ हमें पता है कि जो भी फेज़ है करंट का, है ना, उससे केवल 90 डिग्री ऐड करना है, मतलब 90 डिग्री ऐड करना है केवल। और हमें पीक वैल्यू भी पता है कितनी है, 100√2। V0 L की वैल्यू हमें पता है, तो हम सीधा भी लिख सकते हैं। तो 100√2 लिख दिया, ये क्या है, V0 L, है ना, पीक वैल्यू। उसके बाद साइन, उसके बाद करंट का फेज़ कितना है, 100 पाई t माइनस 45, और ये कितना ऐड है, 90 डिग्री आगे है, तो इसमें 90 डिग्री जोड़ दो। तो ये कितना आया, 100√2 साइन 100 पाई t, और ये -45 प्लस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, +45। तो ये आ गया VLT। आई होप सारे पैरामीटर मैंने कैलकुलेट कर लिए हैं। VT कैलकुलेट कर लिया, IT कैलकुलेट कर लिया, VLT कैलकुलेट कर लिया, VRT कैलकुलेट कर लिया। और मैंने फ्रेंड्स पूरी कोशिश करी है आपको फेज़र समझाने की। तो आई होप आपको समझ में भी आया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।